जात पात एक ऐसा विषय है जिस पर हमारे देश में अक्सर राजनीति होती है, अक्सर इस पर बात होती है। और जब से बिहार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, उसके बाद से देश में अलग अलग राज्यों में जातीय जनगणना कराने के ऐलान किए जा रहे हैं। विपक्ष की सरकार जहां पर है वो, और जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। कांग्रेस की तरफ से ओबीसी की बात करते हुए उस वोट बैंक पर अपनी नजर फोकस कर दी गई है, तो वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस वक्त देश में जातीय जनगणना की कोई जरूरत नहीं, भारतीयों की बात होनी चाहिए, भारतीयता की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए मेरा पूरा देश मेरा परिवार है, हर जाति के लोग एक हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इस वक्त जरूरत है कि देश में जातीय जनगणना के हिसाब से जातियों के आंकड़े पता चलने चाहिए, उनकी जनसंख्या पता चलनी चाहिए, और जिसका जो हक है उस हिसाब से उसका हक मिलना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में चुनाव से पहले ना तो वोटर की क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, ना उसके घर की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा जाता है, और ना ही कोई रोजगार के बारे में सवाल करता है। अगर कुछ पूछा जा रहा है तो वो ये है कि भैया कौन सी जात के हो। बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। अभी तक हक नहीं मिलता था, जातीय जनगणना नहीं होना था, और ये सब हम लोगों ने कर दिया है और इसको करना है, यही आधार रहेगा हम लोग। बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा, अब उसकी हकमारी पकड़ में आ गया है। अगले कुछ महीनों में ही देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उसके बाद 2024 में लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव होंगे। इन्हीं चुनाव की अब बिसात बिछी तो सबसे पहले मुद्दा उठा जाति का, धर्म का और भागीदारी का। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। देश के सियासी गलियारों में इन दिनों जातीय गणना और जाति के नाम पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आलम यह है कि बिहार में जातीय सर्वे होने के बाद अब राजस्थान में भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए गए। राजस्थान सरकार ने ऐलान किया कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातीय सर्वे होगा। मतलब चुनाव से पहले सरकार घर घर जाकर लोगों से उनकी समस्याएं या फिर अपने किए हुए कामों का फीडबैक नहीं लेगी, बल्कि ये पूछेगी कि आपकी जात क्या है। और रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ, उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। इस जातीय सर्वे को आधार बनाकर विपक्ष सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहता है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने और खुद को ओबीसी ईबीसी का हिमायती दिखाकर विपक्षी नेता अब अपना सियासी मास्टर स्ट्रोक बहुत ही सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं। लेकिन बीजेपी विपक्ष के इस बाउंसर को बड़े ही आराम से बाउंड्री की तरफ धकेलना चाहती है। बीजेपी विपक्ष को उसी के मास्टर स्ट्रोक में फंसाकर खुद को गरीबों का हितैषी और विपक्ष को देश बांटने वाला बता रही है। देखिए, ये जो देश को एकजुट करने की बजाय उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने का कुत्सित प्रयास है। 70 साल के बाद हम भारतीय होकर जीने चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और ये जो जातिगत सेंसस करवा रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता क्या है?
इसका मतलब तो ये हो गया कि सरकार के हाथ में रजिस्टर आ गया, जिसको चाहे वो जिस जाति में डाल दे। संसद में शुरू हुए ओबीसी के अधिकार का मुद्दा अब धीरे धीरे देश के सियासी रण में इस कदर धुल चुका है कि बिहार से लेकर राजस्थान तक सिर्फ जात की बात हो रही है। लोगों की समस्याओं और रोजगार के मुद्दे से इतर जाति का कार्ड खेलकर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने की तैयारी चल रही है। और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। बिहार और राजस्थान से होते हुए जाति की राजनीति अब हरियाणा में भी प्रवेश कर रही है। हरियाणा में भी अब जाति के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश क्या होगी, लेकिन देखना होगा कि जात के नाम पर जारी इस घमासान में कौन कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रवीण अत्रे जी। नमस्कार नासिर भाई। प्रवीण अत्रे जी, आज एक बयान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में दिया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 2024 में उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से बनाएंगे। पूरे देश में जातीय जनगणना की बात चल रही है और इस बीच हरियाणा में इस तरह का बयान, क्या लगता है आपको कि हरियाणा में भी इस बार फिर जात पात की सियासत हावी होने वाली है? नहीं, जात पात की सियासत तो कांग्रेस की फितरत रही है नासिर भाई। और विशेष तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खुद तालकटोरा स्टेडियम में जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने वहां पे भाषण में बोला कि जी मैं जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसे केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार केवल ढींगरा जी। तो मैं ये कह रहा हूं नासिर भाई कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे बैठ के जाति का दंभ भरता हो, आज उस व्यक्ति को ब्राह्मणों की याद कैसे आ गई? आज व्यक्ति ब्राह्मण हितैषी कैसे हो गया? जो व्यक्ति स्टेज पे खड़े होके अपनी जाति की हुंकार भरता था, और हुड्डा साहब के कार्यकाल को आप उठा के देख लो। हुड्डा साहब ने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में सिवाय जात पात, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद के अलावा किया क्या है? और ये लगातार मैं नहीं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो हुड्डा साहब के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं, ये आरोप तो वो लगाते रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ब्राह्मणों की याद बहुत जल्दी आ गई। ठीक, तब आप हुड्डा साहब भूल गए कि वो जाट पहले हैं, मुख्यमंत्री बाद में थे। केवल ढींगरा जी, प्रवीण अत्रे जी को आपने सुन लिया। आज पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर हमारी सरकार आती है 2024 में। तो एक तो मुझे ये बताइए कि क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता ब्राह्मण समाज से? और दूसरी तरफ उनके जो सवाल थे कि वो पहले कहते थे, प्रवीण अत्रे कह रहे हैं कि पहले मैं जाट हूं। जी देखिए, हुड्डा साहब ने ब्राह्मण समाज के उप मुख्यमंत्री बनाने की अगर बात करी है तो बीजेपी के पेट में क्यों परेशानी है, इनके पेट में क्यों गड़बड़ हो रही है? और अगर मान लो उन्होंने सीपीएस इतने बनाए थे तो भी इनको परेशानी थी, अगर हमने मंत्री बनाए थे तो भी इनको परेशानी थी। ये बीजेपी के पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रहा है? ये तो जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, इसलिए हम सरकार चलाना जानते हैं, एक्सपीरियंस पार्टी है। देश में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, चाहे हुड्डा साहब ने बनाए, चाहे देश के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी ने बनाए। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। केवल ढींगरा जी, एक मिनट सुनिए ना, मेरा सवाल, बस मैं सवाल में जोड़ रहा हूँ, आपसे जोड़ रहा हूँ। नहीं, इन्होंने जो सवाल, वो मेरे मुंह से आपका नाम निकल गया। मैं केवल ढींगरा जी से सवाल कर रहा हूँ। केवल ढींगरा जी सवाल, मेरा एक सवाल है ढींगरा जी से, वो पूछ लीजिए। नहीं, मैं 2012 में जो तालकटोरा स्टेडियम में हुड्डा साहब ने बोला था कि मैं जाट पहले, वो मैंने पूछ लिया पहले, पहले ही पूछ लिया। केवल ढींगरा जी, बस मैं एक और बात पूछना चाह रहा था कि इससे जो इस तरह का जो बयान है, तो इससे फिर से ये शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से कि अब जात पात की बात होगी हरियाणा में? नहीं, अच्छा। ये मिथ्या प्रचार है ना, उसी की बात तो मैं कर रहा था, पूरा बयान नहीं पूरा होने दिया। ठीक है ढींगरा जी, जो मिथ्या प्रचार जो बीजेपी करती है,
कांग्रेस को उससे कोई लेना देना नहीं है। इस करके कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अब दूसरी बात, जो ये जानबूझ के प्रोपोगंडा बीजेपी करती है, आप ये देखिए, अपने घर जिनके शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं ये लोग। और इनके घर जो है इतनी बुरी तरह से टूट रखे हैं कि वरिंदर सिंह का भी बयान जो है अभी थोड़े दिन पहले ही आया है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर जेजेपी के साथ रिश्ता रखोगे तो मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। तो उसमें इनका क्या कहना है? अच्छा, दूसरी बात, जितने भ्रष्टाचार किया 10 साल, वो आदमी दूसरे को सलाह दे रहा है। जिसने जातिवाद किया वो दूसरे को सलाह दे रहा है। जिसने जाट रक्षण जो हुआ था उसके अंदर कितने 30-35 आदमियों की मृत्यु हो गई, उनको गोलियों से भून दिया गया पुलिस के द्वारा, वो बात कर रहे हैं। और जो ये कह रहे थे कि किसको रोटी देंगे, किसको क्या करेंगे, किसको वो करेंगे, वो हमें सलाह दे रहे हैं कि जात पात की बात। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ केवल डिंगराई, क्योंकि देखिए क्या ब्राह्मण समाज आपसे दूर है इसलिए उनको साधने की आप कोशिश कर रहे हैं? नासिर भाई, अगर मुझे लगता है कि 1 मिनट अगर मुझे और दोगे तो 1-2 बातें और पूछ लूं डिंगरा जी। सुनिए, इन्होंने पूरे भाई, अगर इनको एक बार चुप कराए तो 1-2 बातें पूछ लेता हूं ना, जवाब दे देंगे यहीं पे। सुनिए, ये पटेल है, ये भाई, मुझे चलिए आप केवल डिंगरा जी उनको भी जवाब देने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ कुछ सवालों के साथ। प्रीमियर अत्रेय जी बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा नासिर भाई, जिस जाट आरक्षण की बात डिंगरा जी ने की है, उस आरक्षण के दौरान वीरेंद्र सिंह जो राजनीतिक सचिव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो सलाहकार है उनके, ये उन्हीं की ऑडियो वायरल हुई थी ना, हमारी तो ऑडियो वायरल नहीं हुई थी। दूसरा, जब आरक्षण के दौरान हुड्डा साहब, अरे सुन तो लो भाई, अब अरे तथ्यात्मक बातें सुनो डिंगरा जी, तथ्यात्मक सुन लो, अरे तथ्यात्मक बातें तो सुन लो भाई, अब परेशान क्यों हो रहे हो? मैं ये कहता हूँ कि जब हुड्डा साहब रोहतक में गए थे तो रोहतक के लोगों ने क्या कहा था? रोहतक के लोगों ने चूड़ियां तक फेंकी थी हुड्डा साहब पे, और हरियाणा को जलवाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ये बातें रोहतक की जनता ने बोली थी, मैंने तो नहीं बोली थी, ये सब रोहतक की जनता ने बोली भाई। आप उसका जवाब दे दो कि रोहतक के लोगों ने क्यों हुड्डा साहब पे चूड़ियां फेंकी, क्यों उन्होंने ये बात कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा जलवा दिया? इन बातों का जवाब दे दो, जनता को स्पष्ट हो जाएगा। और आपने तो ब्राह्मणों का अपमान किया, जो व्यक्ति 10 साल सत्ता में रहते हुए ब्राह्मणों का अपमान करता रहा, जो व्यक्ति जात पात की राजनीति करता रहा, आज उसको ब्राह्मणों की याद इसलिए आगे कि 10 साल सत्ता से दूर रहा हो, आज सत्ता में आने के लिए इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। ब्राह्मण बहुत जागरूक है, आप जानते हैं केवल जी, और ब्राह्मण हुड्डा साहब जैसे। मेरी आप दोनों से गुजारिश है, 1 मिनट सर, 1 मिनट। प्रीमियर अत्रेय जी, एक सवाल आपसे है कि आज इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा रहा है आगे? नहीं, कभी भी नहीं। देखिए, जिस ब्राह्मण समाज का अपमान करते हुए हुड्डा साहब सत्ता में रहते हुए, वो ब्राह्मण समाज भूल थोड़ी गया इन बातों को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बात क्यों कहनी पड़ी नासिर भाई? आप समझिए, भूपेंद्र सिंह मैं आ रहा हूँ सर, एक-एक करके सुन लें क्योंकि फोन पे पता नहीं चल पाता। समाज मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, केवल डिंगरा जी आपके पास, उसको बोलने दीजिए। अत्रेय जी बोलिए। नासिर भाई, देखिए, ब्राह्मण समाज के लिए ये बात हुड्डा को क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि हुड्डा साहब 10 साल से सत्ता से दूर है, इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस तरह का बयान देना पड़ा। क्योंकि आप ब्राह्मण समाज का अपमान करते रहे सत्ता में रहते हुए, उस वक्त आपको केवल एक जाति याद रहती थी, आज आपको कैसे याद आ गए ब्राह्मण? जब सत्ता में होते हो तो तब तो आपको ये याद रहता है कि मैं जाट पहले हूँ। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब केवल डिंगरा जी कि आज ही याद आई है क्या ब्राह्मण समाज की कांग्रेस को? जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, सत्ता में रहते हुए क्या बयान देते थे? ठीक, खट्टर साहब ने किस पे फरसा लहराया था? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि जब आप सत्ता में रहते हो तब तो आप कहते हो कि मैं जाट पहले हूँ, और जब सत्ता से बाहर होते हो तो आपको ब्राह्मण याद आ जाते हैं। आपने क्या समझ रखा है ब्राह्मणों को? आप ब्राह्मणों का झूठ बोल के बड़े मानोगे? आपकी सच्चाई को जानता है ब्राह्मण। नासिर भाई, ये इनको क्या नहीं, आपको अब याद आया जब आप विपक्ष में हो? सत्ता में क्या बात थी? केवल डिंगरा जी, 1 मिनट, एक करके, क्योंकि एक प्रतिक्रिया आपकी। केवल डिंगरा जी, आखिरी प्रतिक्रिया आप क्या कह रहे हैं, फिर मैं अत्रेय जी आपसे। हाँ, केवल डिंगरा जी, बिना किसी काउंसिलिंग कमेटी की रिपोर्ट को निकाल लें, उस पे पता लग जाएगा कौन दोषी है जाट आरक्षण में, कौन नहीं। सरकार दोषी है, उसके अंदर सीधा मुख्यमंत्री भी दोषी है उसके अंदर, खट्टर साहब। और फरसा जो है ब्राह्मणों पे किसने लहराया था, ये भी बताएं। ये फरसा लहराने वाले कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं? ठीक है, केवल डिंगरा जी, केवल डिंगरा जी आपने पूछ लिया, उनको बोल। जी, प्रीमियर अत्रेय जी। हाँ, देखिए, ऐसा है नासिर भाई,
भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो लोग, आपको भी याद है, पहले ये कहा करते थे कि ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, ये लोग अक्सर चर्चा किया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरों की पार्टी है, हर बिरादरी जो है भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है। और हुड्डा साहब की परेशानी का कारण भी यही है, क्योंकि हुड्डा साहब ने जब सत्ता में रहे तो जाति का दम भरा, अब उनको लगा कि सत्ता में जाने का रास्ता ढूंढा जाए, अब उन्होंने इस तरह के जातिवादी बयान देने शुरू कर दिए। अब उनको लगा कि ब्राह्मणों के बिना सत्ता प्राप्ति बड़ा मुश्किल है, तो हुड्डा साहब ने सोचा कि चलो झूठ बोल के एक बार ब्राह्मणों को बरगला लो। कैसे बरगला सकते हैं? आज अगर आप देखेंगे, चाहे मंत्रिमंडल की बात करें, सरकार की बात करें, जो सम्मान मनोहर जी ने ब्राह्मणों को दिया है, वो हुड्डा साहब तो आसपास भी नहीं रहे कभी। आज मनोहर जी की सरकार में ब्राह्मणों को उनके अधिकार, उनको सम्मान जो मिल रहा है, वो हम देख रहे हैं ना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रवीण अत्रे जी, केवल ढींगरा जी। अब देखना ही होगा कि जो बात जातियों को लेकर नेताओं की तरफ से की जाती है या जिस जाति को साधने की कोशिश की जाती है, वो चुनाव के वक्त उतना उसका कितना साथ निभाती है, यह आने वाला वक्त बताएगा चुनाव को लेकर। लेकिन देश में जातिगत राजनीति अब इस वक्त पुरजोर तरीके से हो रही है, और इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो इससे इशारा मिल जाता है कि अब जात पात पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, मुद्दों से ज्यादा। जिस बयान की चर्चा हो रही थी, जिस बयान पर इस वक्त माहौल गरमाने लगा है हरियाणा का, वो बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या था, और हरियाणा में जातीय जनगणना को लेकर, जात पात को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, यह रिपोर्ट देखिए। वैसे तो हमारे देश में हर राजनीतिक पार्टी जनता के हित और जनता के मुद्दों पर ही राजनीति करने का दावा करती है, लेकिन जैसे ही चुनावी माहौल गरमाने लगता है तो अक्सर सियासत का पसंदीदा रुख जात पात और धर्म बाकी मुद्दों पर हावी होने लगता है। एक तरफ जहां मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और विकास होने चाहिए, तो वहीं फिर से बात जात पात पर आकर अटक गई। देश हो या प्रदेश, दोनों ही जगह जाति का सियासी शोर मचा हुआ है। जो कांग्रेस देश में ओबीसी के हक की लड़ाई लड़ने और उन्हें उनका हक दिलाने का दम भर रही है, वही कांग्रेस अब हरियाणा में ब्राह्मणों को साधने में लगी है। ब्राह्मण वोट पक्के करने के लिए हरियाणा में कांग्रेस ने अब ब्राह्मण वाला दांव खेला है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से हो। डिमांड्स भी रखी गई हैं, उनको लेकर के क्या आश्वासन है? नहीं, जो उनका ईडब्ल्यूएस है वो लागू करेंगे, जो हमने डोलीदारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे, और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है, और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। एक जाति, इससे ये तो साफ है कि चुनाव से पहले हरियाणा भी अब जाति के सियासी रंग में पूरी तरह से रंगने जा रहा है, और यहाँ भी तमाम मुद्दों से हटकर बात ज्यादातर जाति की हो। जनगणना के मुद्दे के बीच विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जातीय सर्वे होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मानते हैं कि हरियाणा में जाति के नाम पर पॉलिटिक्स की कोई जरूरत नहीं। साथ ही वो ये भी कहते हैं, और हरियाणवी एक के साथ हरियाणा आगे बढ़ रहा है। देखिए, हमारे यहाँ जिस प्रकार की मांग बाकी प्रदेशों में है, ऐसी कोई मांग नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपने यहाँ समाज के हर वर्ग में जो नीडी आदमी है, जो गरीब है, उसकी पहचान पहले से कर ली है। वो कास्ट बेस से भी ऊपर उठ करके की है। कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं। 3C उनका जो एक खेल होता था, जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। हम तो जो व्यक्ति जिस कारण से वो कास्ट बेस्ड को मांग रहा है गणना को, वो है गरीब लोगों की सहायता ज्यादा हो, उन लोगों का कैसे हित हो, वो हित इसके बिना भी हम कर रहे हैं। हम कास्ट से ऊपर उठे हैं। आपको याद होगा, मैंने करनाल में ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा यदि दिया था तो इसलिए दिया था कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना करके लोग इस भावना से ऊपर उठ जाएं, और हरियाणा में लोग ऊपर उठ गए। और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है, और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम जाति उनसे पूछो क्योंकि करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। हरियाणा में जाति के नाम पर शुरू हुए सियासी शोर के बीच ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि प्रदेश में जिन ब्राह्मणों को साधने की कांग्रेस कोशिश कर रही है,
उनका वोट प्रतिशत कितना है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा में करीब 12% वोट ब्राह्मण समुदाय का है। ब्राह्मण समाज प्रदेश की तकरीबन 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा असर रखते हैं और 3 लोकसभा सीटों पर भी जीत हार की भूमिका तय करता है। हरियाणा के सियासी इतिहास में महज एक बार ही 1966 में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बाद विनोद शर्मा से लेकर रामविलास शर्मा तक कई और बड़े ब्राह्मण चेहरों ने हरियाणा की राजनीति में अपना अलग मुकाम बनाया, लेकिन सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाने का दाव हरियाणा में कांग्रेस को क्या फायदा पहुंचाता है, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस रोहतक लोकसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मण समाज को लेकर यह बयान दिया, उसी रोहतक लोकसभा से सांसद अरविंद शर्मा ये कह चुके हैं कि अब हरियाणा में ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। न्यूज डेस्क खबर अभी तक।